हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगी वन बाय वन। मेरे साथ आप इस वीडियो में पूरे अटेंशन के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो भी आपको डाउट आता है इसके बाद कमेंट के माध्यम से पूछिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा तोड़कर लिखा है, एज इट इज़ नहीं लिखा है, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके क्वेश्चन का क्या मतलब है। पहला क्वेश्चन जो है उसने कहा है कि आपको फॉर्म करना है, मतलब फॉर्म द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन के पेयर्स को फॉर्म करना है और फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। सॉल्व देम ग्राफिकली। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस का यूज़ करके आपको पहले दो इक्वेशंस फॉर्म करने हैं और फिर ग्राफ के हेल्प से उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करना होता है, सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को रीड करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथ क्विज। यानी कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और क्वेश्चन में था कि कुछ बॉयज़ थे और कुछ गर्ल्स थे। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है और सॉल्यूशन में लिखा है नंबर ऑफ़ बॉयज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है क्विज़ में वो हैं x, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है क्विज़ में वो है y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 मैथ क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स, यानी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितने हैं टोटल 10, क्योंकि 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अगला जो सेंटेंस दिया है वो था कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ मैंने x लिया है, इसलिए मैंने क्या किया, x प्लस 4 लिया। जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। अभी आप देख पा रहे हैं मैंने इक्वेशन कैसे बनाया है। यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, और ये है नंबर ऑफ़ बॉयज़। और गर्ल्स क्या हैं, बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो ऐसे इक्वेशंस आपको बनाना होता है। जिन भी लोगों को इक्वेशंस बनाने में दिक्कत होती है उन लोगों के लिए ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को ब्रेक करके लिखा है। इस तरीके से एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए ये वाला सेंटेंस यूज़ किया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अभी देखो हमने सॉल्व कर लिया और इक्वेशन बना लिया। अब इक्वेशन को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। आप देख पा रहे हैं मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है ताकि आपको मैं एक्सप्लेन करूं। और अब देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली किसी इक्वेशन को। तो सबसे पहले जो पहला इक्वेशन है हम लोग उसके लिए कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। फिर जो दूसरा इक्वेशन है हम लोग उसके लिए कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। आपको दोनों इक्वेशन के लिए 2 या 2 से अधिक, जैसे कि 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता करने होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है x और y की जोड़ी। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, और दोनों को मिला करके कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो इसी तरीके से हर एक इक्वेशन के लिए हम लोग 2 या 2 से 3 कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे। तो सबसे पहले ये वाले इक्वेशन के लिए देखो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ढूंढा है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको x को कुछ अज्यूम करना है। मैंने मान लिया x है 0, तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी, ठीक है। ये 0 मैंने ये वाले इक्वेशन में पुट किया तो ये 0 हो गया। तो सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, y इज़ इक्वल टू 10। तो मेरा जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 10। तो ये इस तरीके से हमें पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर मैंने दूसरा कोऑर्डिनेट अज्यूम किया जिसमें मैंने x को ले लिया 1, ठीक है। अभी x को मैंने जब 1 ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए मैं 1 रख दूँगी तो ये 1 यहाँ चला जाएगा, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को 9 लिया है।
आई होप आप समझ रहे हैं किस तरीके से इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, किस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करना है, क्योंकि जब आपको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा तो ये स्टेप आपको आना चाहिए। फिर देखिए आपने यहाँ पे मैंने क्या किया है, x को 2 अज्यूम किया है और सिमिलरली सॉल्व करने पे मुझे 8 मिला y। ये मैंने किसके लिए किया था, पहले वाले इक्वेशन के लिए किया था। मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए, यानी कि इस तरीके से x, y के फॉर्मेट में 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और मैं क्या करूँगी, ये पॉइंट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट करूँगी, जो कि मैंने पहले से ही कर दिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो, और पहले से ही मैंने इसलिए सॉल्व करके रखा है। तो चलिए हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो है 0,10। 0 x एक्सिस पे होना चाहिए, मतलब ये वाला x एक्सिस है, तो यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, तो 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। और y पे होना चाहिए 10, तो यानी कि 0 यहाँ पे और इसी के वर्टिकल पे 10, यानी कि y एक्सिस पे 10। तो ये जो पहला पॉइंट है वो है यहाँ पर। आपको समझ में आया। दूसरा अभी लेंगे हम लोग 1,9, यानी कि x एक्सिस पे 1 आना चाहिए और y एक्सिस पे 9 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 1 और इसी के सीधे वर्टिकल पे ऊपर जब आप जाओगे आपको 9 स्टेप्स, यानी कि 9 कदम ऊपर जाना है और यहाँ से आपको 1 कदम यहाँ रहना है। तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 1,9, ठीक है। सिमिलरली अब आप लोगे 2,8, यानी कि x एक्सिस पे होना चाहिए 2 और y एक्सिस पे होना चाहिए 8। तो इसी तरीके से 2,8 भी हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब देखिए जब हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो 2 पॉइंट्स को जोड़ करके हम लोग एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। हमारे पास तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, तो तीनों पॉइंट्स को मिला करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। अब ये इक्वेशन किसका था, ये तो था इक्वेशन x + y = 10 का, यानी कि ये वाला जो हमें लाइन मिला है ये इस इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला लाइन है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड इक्वेशन को लाइन में बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो जो सेकेंड इक्वेशन है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अज्यूम किए हैं। देखो कैसे किया है मैंने यहाँ पे देखो आपने बहुत इजी इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैं x को अगर 0 मान लूँगी तो 0 + 4 y हमारा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0,4 मेरा एक कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x को 1 मान लूँगी तो y मेरा 5 हो जाएगा। अगर मैं x को 2 मान लूँगी तो 4 + 2 6 मेरा y हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे मिले। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगी। कैसे मैंने प्लॉट किया है मैं आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, और आगे वाले स्टेप्स में यानी आगे के क्वेश्चंस में मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बताऊँगी, इसलिए मैं आपको ये वाले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में बता रही हूँ किस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करने होते हैं ग्राफिकल मेथड के लिए। तो ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गया 0,4, यानी कि x एक्सिस पे आपको 0 पे रहना है और वर्टिकली आपको y एक्सिस पे 4 जाना है। तो देखो मैंने यहाँ पे पहले से प्लॉट किया है, ये है मेरा पॉइंट पहला। फिर 1,5, यानी x एक्सिस पे मुझे चाहिए 1 और इसी के वर्टिकल अपवर्ड मुझे चाहिए 5, क्योंकि मुझे ऐसे ऊपर 5 जाना है। तो ये है मेरा सेकंड पॉइंट, ठीक है। फिर मेरा तीसरा पॉइंट है 2,6, यानी कि मुझे वर्टिकली ऊपर 6 पे रहना है, लेकिन हॉरिजॉन्टली x एक्सिस पर 2 पर ही रहना है। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट पे आ जाती हूँ x एक्सिस पर, और सिमिलरली मैं ऊपर चली जाऊँगी यहाँ 6 पर। तो ये हो गया मेरा 2,6 और मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया और इस तरीके से मेरा लाइन मुझे मिल गया। और जब मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे मिल जाता है मुझे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को चेक करती हूँ और कोऑर्डिनेट्स मुझे मिलता है 3,7। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे ग्राफिकली इसका आंसर मिल गया। क्या मैं अलजेब्रिकली अगर सॉल्व करती तो मुझे यही आंसर मिलता? बिल्कुल यही आंसर मिलता। चलिए हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशंस में पुट करके देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। यहाँ पे अगर मैं 3 + 7 रखूँगी तो क्या मुझे 10 मिलेगा?
ऑफ कोर्स मिलेगा, यानी कि ये वाले इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि ये वाले लाइन पे ये पॉइंट आएगा। अब ये वाले लाइन पे ये वाला पॉइंट आता है या नहीं, तो यहाँ पे पुट करके देखेंगे। ये क्या है, y है, मतलब यहाँ 7 आना चाहिए, ये x है यानी 3, तो क्या 3 + 4 7 होता है? होता है, यानी कि ये वाले लाइन पे भी ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये वो पॉइंट है जो दोनों लाइन पे आएंगे, यानी कि अगर ये पॉइंट दोनों लाइन पे आ रहा है, मतलब ये पॉइंट पे दोनों लाइन जुड़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो पहला क्वेश्चन बहुत लंबा था, लंबा तो नहीं था लेकिन एक्सप्लेन करने में बहुत समय लग गया, क्योंकि मैं आपको बेसिक से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहती थी। अब हम लोग दूसरे पार्ट पे पहुंचते हैं, यानी ये पहला ही क्वेश्चन है लेकिन सब क्वेश्चन 2। तो पढ़ते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन को। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, और 7 पेंसिल और 5 पेन कितने कॉस्ट करते हैं? 46 रुपीज़। यानी कि आपको 5 पेंसिल और 7 पेन अगर दिया जाता है तो आपको 50 रुपये लगते हैं। वहीं पे अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन लेते हैं तो आपको सिर्फ 46 रुपये लगते हैं। तो आपको बताना है पेन और पेंसिल का कॉस्ट, यानी एक पेन और एक पेंसिल का कितना कॉस्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन में बनाएंगे, जो कि मैंने पहले आपके लिए बना दिया है, लेकिन कैसे बनाया है अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पहले हम लोग अज्यूम करेंगे, हमें जो कुछ भी दिया जाता है क्वेश्चन में हम लोग उसको वेरिएबल मानेंगे। जैसे कि पेंसिल का कॉस्ट निकालना है और पेन का कॉस्ट निकालना है ना, तो मैं उसको अज्यूम करूँगी। मान लीजिए एक पेंसिल का कॉस्ट है x रुपीज़, एक पेन का कॉस्ट है y रुपीज़, ये मैंने मान लिया। तो 5 पेंसिल यानी कि 5x, क्योंकि एक पेंसिल का कॉस्ट मान लीजिए x है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x होगा। एक पेन का कॉस्ट y है, तो 7 पेन का कॉस्ट 7y होगा। मैंने यहाँ पे मान लिया है x और y, इसलिए यहाँ पे मैंने पहला इक्वेशन बना लिया। देखो कैसे, 5x + 7y = 50। क्या मुझे ये चीज़ सेंटेंस में दी हुई है क्वेश्चन के? ऑफ कोर्स दी हुई है। तो ऐसे इक्वेशन को फॉर्म करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इक्वेशंस फॉर्म करने में अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इक्वेशन बनाना सबसे इजी काम है, क्योंकि बस आपको जो क्वेश्चन में दिया है वही तो लिखना होता है। बट यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पे आपको मैथ्स में लिखना होता है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 5x + 7y = 50। अगला हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे अगले सेंटेंस से। यहाँ पे देखो लिखा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन कॉस्ट 46। 7 पेंसिल, x क्या है? पेंसिल का कॉस्ट है। 7 पेंसिल + 5 पेन = 46। तो 2 इक्वेशंस बन गए। अब आपको पता ही है इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करते हैं, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करने होते हैं। ये जो है मैंने पहले से आपके लिए सॉल्व करके रखा है ताकि वीडियो में लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। मैं आपको बता दूं, ये पहला इक्वेशन जो था 5x + 7y = 50, मैंने यहाँ पे पहले x को 1 अज्यूम किया, फिर मुझे y की वैल्यू मिली। फिर मैंने x को 3 अज्यूम किया तो मुझे y की वैल्यू मिली कुछ। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये आता है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा करके देख लीजिए। मैं उन बच्चों के लिए सॉल्व कर रही हूँ जिन्हें इस चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, दिमाग में रख लिया, मेरा x जो है 1 है, तो मैं यहाँ पे x को 1 सब्स्टिट्यूट कर दूँगी तो मुझे मिलेगी y की वैल्यू। कैसे मिलेगी? देखो यहाँ पे 7y = ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस फॉर्म में है, इसीलिए मैं इसको यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पे माइनस कर दूँगी दिमाग में। तो यहाँ पे ये 0 हो गया। अगर मैं यहाँ माइनस कर रही हूँ तो मुझे यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, 50 - 5 कर दूँगी। अब ये क्या हो गया, 7y = 45, लेकिन 7 के टेबल में 45 नहीं जाता, इसीलिए मैं क्या करूँगी, जैसे भी हो सकता है इसे डिवाइड करने की कोशिश करूँगी। देखो यहाँ पे
यहाँ पे आप देखो 7 6 ज़ा 42 पॉइंट 7 4 ज़ा 28 और फिर वहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 2, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और मैं यहाँ पे कर लूँगी 3। यहाँ पे आना चाहिए 2 बट मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ क्योंकि मैंने सम अप कर दिया। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे यहाँ पे 6.43 मिलेगा और मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगी मेरे ग्राफ में जो कि ऊपर मैंने बनाया है। सिमिलरली मैंने इसके भी कोऑर्डिनेट्स को निकाले, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे पहले पुट करिए 3, फिर यहाँ पे आप पुट करिए 1। ओके, आप सोच रहे होगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा कि 1 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, कैसे पता चलेगा, राइट? ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। आपको अज्यूम ऐसा नंबर करना है जो आपके ग्राफ में फिट आए। अगर आप 10 नंबर तक ड्रॉ करने की कैपेसिटी रखते हो, यहाँ पे 10 नंबर तक, तो आप 10 तक भी कोई नंबर ले सकते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप छोटे नंबर्स लो ताकि आपका ग्राफ छोटा बने और आप सही तरीके से बना पाएँ और सॉल्व कर पाएँ, ठीक है? तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके लिए और मैं आपको वापस से बता देती हूँ। हमने पहले वाले इक्वेशन का क्या क्या कोऑर्डिनेट लिया था, 1, 6.43 और 3, 5, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कहाँ पर लिया है 1, 6.43। यहाँ पे देखो 1 एक्स एक्सिस पे आना चाहिए, तो 1 यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, लेकिन वर्टिकली आपको चाहिए 6.43, इसलिए मैं ऊपर जाऊंगी 6 तक पहले। और यहाँ पे रैंडमली मुझे 6.43 पता है कि 6 के ऊपर आना चाहिए, लेकिन 7 से छोटा है तो 7 के नीचे आना चाहिए। तो रैंडमली मैंने ये जगह पे ले लिया। जब आप ग्राफ यूज़ करेंगे ग्रीन वाला तो वहाँ पे आप परफेक्टली ले पाएंगे क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बॉक्सेस भी होते हैं, बट मैंने सिंगल लाइन नोटबुक में बनाया है इसलिए मैंने यहाँ पे रैंडमली ले लिया है। वो बात मैं आपको बता भी रही हूँ, ये परफेक्ट स्केल पर नहीं बनाया है मैंने ग्राफ, बट आपको सही आंसर मिल जाएगा। फिर देखो यहाँ पे मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है 3, 5। तो 3 मतलब मेरा एक्स एक्सिस पे 3 होना चाहिए और वाई एक्सिस पे मेरा 5 होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, यहाँ पे मुझे मिल गया। जब मुझे ये मिला था तो मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला करके ऐसे एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर ली। फिर मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये कौन से इक्वेशन का लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन का नाम भी लिख दिया। उसी तरीके से मैंने ये वाले इक्वेशन के पॉइंट्स को भी प्लॉट किया और मुझे मिला ये वाला लाइन, और यहाँ पे मुझे मिला एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कि था 3, 5। अगर यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ये 3, 5 मुझे मिल रहा है, यानी कि यही है सल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन। मतलब ये वो पॉइंट है जो इस लाइन पे भी आता है और इस लाइन पे भी आता है, यानी यही वो पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन। एक्स क्या था 3, यानी कि एक पेंसिल 3 रुपए की है, और वाई क्या था पेन था, तो एक पेन हमारी 5 रुपए की है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया। दोनों क्वेश्चन को डेप्थ में हमने अंडरस्टैंड किया। देखिए 20 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करने पर आपको कभी भी आप भूलोगे नहीं, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि आपके बेसिक्स अब क्लियर हो चुके हैं। और भी बेसिक क्लियर करने के लिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया है, आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस दिए होंगे। दोनों इक्वेशंस के रेशियोज़ को आपको कंपेयर करना है, यानी कि A1/A2, B1/B2, C1/C2, और फिर उसके बेसिस पे आपको बताना है कि वो लाइंस आपस में पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। ये सारी चीज़ों को मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते मैं आपको फिर से डेप्थ में एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं उन लोगों के लिए भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। साथ ही में जिन बच्चों ने देख भी लिया है उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिया है, 2 इक्वेशन दिया है। इक्वेशन में मुझे क्या पता होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0।
इसी तरीके से ये वाले इक्वेशन के लिए भी होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये पहला इक्वेशन है इसीलिए ये हो गया a1 b1 c1। ये दूसरा इक्वेशन है इसलिए ये हो जाएगा a2 b2 c2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए a1 b1 c1 ये सब एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस रेशियो बताना है। इन रेशियोज़ के बीच में आपको एक सर्टन कनेक्शंस या एक सर्टन रिश्ता बताया गया है। अगर वो सेटिस्फाई होता है, मतलब आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट या फिर जो भी है आप पता कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, बट एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए, इस तरीके से आपका लाइन होता है, लाइन का इक्वेशन आपको दिया होता है। उसमें अगर आप a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकालते हैं और वो दोनों इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट लाइंस हैं, यानी कि आपस में ये जो लाइंस हैं वो लोग आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन है। फिर आपके पास में आता है इनकंसिस्टेंट लाइन, यानी कि वो पैरेलल होंगे। तो अगर आपको पता करना है कि कोई दिया हुआ लाइन पैरेलल है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a1 अपॉन a2 निकालना है, b1 अपॉन b2 निकालना है और c1 अपॉन c2 निकालना है। और अगर ये वाला पार्ट इक्वल आता है लेकिन ये वाला पार्ट अनइक्वल आता है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होता, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता, यानी कि ये पैरेलल लाइन है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स आपस में मिलेंगे नहीं, इसका कोई सल्यूशन नहीं होगा, नो सल्यूशन। तीसरा जो था वो ये था डिपेंडेंट लाइन, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे ओवरलैप करेगी। उसका क्या कंडीशन था, आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 सब बराबर आ जाएगा। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके आगे के क्वेश्चंस भी ऐसे रेशियोज़ पर ही आधारित हैं, इसलिए मैंने डिटेल में फिर से बता दिया आपको। अब हम लोग क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दिए हैं और वो इक्वेशंस का मैंने a1 a2 आपके लिए निकाल दिया था। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकाला और मैं देख सकती हूँ कि दोनों इक्वल नहीं है। तो हमने जो पहला कंडीशन पढ़ा था, यानी कि ये लोग क्या है, आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये लोग क्या है, कंसिस्टेंट है। तो मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, और हाँ, कंसिस्टेंट मतलब इसका सल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट मतलब इसका कोई सल्यूशन नहीं होगा। सल्यूशन होने का मतलब है कि दोनों लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा, और सल्यूशन नहीं मिलने का मतलब है ये दोनों लाइन कभी आपस में नहीं मिलेंगी और कभी कोई कॉमन पॉइंट इन दोनों लाइंस में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का अगला सब क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और अब हम वापस से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने निकाला a1 अपॉन a2 यानी 9 अपॉन 18, 3 अपॉन 6, 12 अपॉन 24। और ये जब मैं इसे फर्दर रिड्यूस करती हूँ तो ये लोग आपस में कट जाते हैं और मुझे क्या मिलता है, 1/2, 1/2, 1/2, क्योंकि 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इस तरीके से हम लोगों को ये रिड्यूस्ड फॉर्म मिलता है। आगे ये और रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए यहीं पर ये रुक जाएगा। और ये मुझे क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये सारे जो रेशियोज़ हैं इक्वल आए हैं। और ये किस चीज़ की कंडीशन थी, जब मेरे लाइंस कोइंसिडेंट होंगे, जब मेरे लाइंस कोइंसिडेंट होंगे यानी कि एक के ऊपर एक आएगा, तब ये कंडीशन आता है, यानी कि ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन के इक्वेशंस हैं। तो ये आपको आंसर मिल चुका है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट क्वेश्चन, दो इक्वेशंस दिया है आपको, फिर से आपको वही करना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 कर लिया आपने। यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, जब आप a1 अपॉन a2 कर रहे हैं यानी 6 अपॉन 2, तो कट के क्या बनेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 3 आ गया। जब आपने यहाँ पे b1 अपॉन b2 किया यानी -3 अपॉन -1, तो माइनस माइनस कट गया, 3 अपॉन 1 3 हो गया। और ये हो गया c1 अपॉन c2 जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये वाला कंडीशन मिल रहा है। ये वाले कंडीशन का किससे संबंध था, पैरेलल लाइन से था। यानी कि ये जो आपको इक्वेशंस दिए गए हैं लाइन के,
ये आपको पैरेलल लाइंस के इक्वेशंस दिए गए हैं। ये पेयर ऑफ लाइंस आपस में इनकंसिस्टेंट हैं, कहीं पर भी ये लोग मिलेंगे नहीं, ऐसे दूर दूर रहेंगे, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का सेम रहेगा। और ये बात मुझे पता चली इक्वेशन के ये वाले कंडीशन से। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में आपको फिर से वही काम करना है, ये वाले रेशियोज़ को ही कंपेयर करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 को। लेकिन आपको अब बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब। मैं फिर से आपको बताती हूँ, अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन में ये पॉइंट आपको कॉमन मिल रहा है, यानी ये इसका सोल्यूशन है। और अगर सोल्यूशन मिल रहा है यानी ये कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई लाइन मिल जा रही है पैरेलल जो नहीं कभी ज्वाइन होती है, तो यानी वो इनकंसिस्टेंट। अगर आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलती है जो एक के ऊपर एक आती है, तो यहाँ सारे के सारे पॉइंट्स आपस में जुड़े ही है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब सेम है, तो यानी ये भी कंसिस्टेंट है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है इतने एक्सप्लेनेशन के बाद भी, वो लोग क्या समझ सकते हैं, पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी के दोनों लाइंस कंसिस्टेंट होते हैं। अगर आपको पैरेलल लाइन मिल रहा है तो आपको आंसर देना है इनकंसिस्टेंट। अगर आपको बाकी कोई भी लाइन मिल रहा है पैरेलल लाइन को छोड़ के, तो आपको आंसर देना है कंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस दिया हुआ है। चलिए हम लोग फिर से इक्वेशंस को रेशियो फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 3/2, 2/3, 2/-3, और ये क्या है, ये अनइक्वल है, यानी कि ये किसका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो इसका आंसर आ जाएगा कंसिस्टेंट। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है एंड आई होप कि आप समझ रहे हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं इतने एक्सप्लेनेशन के बाद भी, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी आपके लिए। अभी देखिए, अभी हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, मुझे बताना है ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, क्या है ये मुझे बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं रेशियो निकालूंगी। मैंने सेपरेटली यहाँ पे रेशियो निकाला है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, मगर C1/C2 के इक्वल नहीं है। ये किस चीज़ का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारे पैरेलल लाइन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए मैं समझ पा रही हूँ कि ये इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ये कभी भी मिलेंगे नहीं आपस में, तो सोल्यूशन कोई होने वाला है नहीं, इसलिए क्या है, इनकंसिस्टेंट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस आपको एक छोटा सा स्टेप और ऐड करना पड़ेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्या है, 2 इक्वेशन दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रैक्शन वाला इक्वेशन दिया है, जिसे देख करके आप डर जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, इसका कैसे मैं रेशियो निकालूँ। तो मैं आपको ईजी मेथड बता रही हूँ। आप क्या करिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है। आप पूरे इक्वेशन को इन दोनों के एलसीएम से, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि यहाँ पे मैं जब उस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, तो ये जो नीचे का पोर्शन है ये कट हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। ऐसा कोई नंबर जो दोनों के टेबल में जाता हो, उसको एलसीएम बोलते हैं, सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 लिया, क्योंकि 3 2 ज़ा 6। तो हम लोग यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो गायब हो जाए और हम लोग अच्छे से रेशियो निकाल सके, और रेशियो निकाल करके पता कर सके कंसिस्टेंट है नहीं कंसिस्टेंट है। यहाँ आंसर मैंने लिख दिया है, लेकिन हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कैसे पता करते हैं। तो देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 6 एलसीएम ले लिया था, और यहाँ पे मैंने हर एक टर्म में 6 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो आपको इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, क्योंकि ये इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब इक्वल, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ 6 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ के टर्म के साथ भी मैंने 6 मल्टीप्लाई कर दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे 2 से 6 कट गया, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ आ गया 9x, और यहाँ आ गया 10x, क्योंकि यहाँ से 3 से 6 कटा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 × 5 हो जाएगा 10y, और ये हो गया 7 6 ज़ा 42।
तो पहला इक्वेशन मुझे मिल गया, दूसरा इक्वेशन मुझे मिल गया, और मैंने यहाँ से क्या कर लिया, A1/A2 B1/B2 किया, जो इक्वल नहीं आ रहा है, यानी ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट एटलीस्ट कॉमन मिल गया है, जो कि हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ माय इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा 3 पूरा सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे भी हमें 2 इक्वेशंस मिले हुए हैं और दोनों इक्वेशंस के रेशियोज़ को हम लोग कंपेयर करेंगे। यहाँ पे ये हो गया हमारा A1 A2, तो A1/A2 हो गया 5/-10, जो कि हो गया -1/2। फिर B1/B2 हो गया -3/6, जो कि हो गया हमारा वापस से -1/2। ये सिंपल डिवीजन है, ये तो आप कर पा रहे होंगे, इसलिए मैं इसे बहुत डेप्थ में नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे हो गया हमारा C1/C2, ये हो गया 11/-22, जो कि कट के मुझे फिर से मिल जाएगा -1/2। और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये किस चीज़ का कंडीशन है, ये कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन है, और मुझे बताना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि अगर आप एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बना देते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइन होता है। यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स सेम है, एक सारे सॉल्यूशंस जो है एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो अल्टीमेटली देखा जाए सॉल्यूशन तो है ना इस इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसलिए ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे फिर से हमारे पास कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में कुछ हमें दे दिया गया है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हम लोग क्या करेंगे, इसे हटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। क्यों कह रही हूँ मैं इसका एलसीएम 3, अब आप ये बात समझो। देखो यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है वो है 1। अब मुझे क्या करना है, 3 और 1 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 में भी जाता है और 1 में भी जाता है, सबसे छोटा नंबर, ताकि मैं डिनोमिनेटर से ये दोनों नंबर को हटा दूँ। तो ऑब्वियस सी बात है ना, 3 जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 3 यहाँ पे भी, और तो मुझे यहाँ पे भी करना पड़ा। यहाँ पे जब मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगी ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई होगा 4/3 x इंटू 3। तो वहाँ पे ये 3 और ये 3 कट गया, तो ये हो गया 4x प्लस, अभी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2y इंटू 3। यहाँ पे नीचे कटने के लिए तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 6y इज इक्वल टू 24। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। A1/A2 यानी 4/2, B1/B2 यानी 6/3, C1/C2 यानी 24/12। तो क्या आ रहा है आपका आंसर, 2 यहाँ पे आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 2 आ गया, 12 2 जा 24, यहाँ पे भी 2 आ गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये वाला जो हमने ऊपर देखा था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी मिल गई। यानी ये क्या है, ये है हमारा कोइंसिडेंट लाइन, यानी ये भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था, आप पैरेलल लाइन को छोड़ के जो भी लाइंस आपको दिए गए हैं सब कंसिस्टेंट ही होते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की मात्रा बढ़ाने के लिए, यानी कि क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी ने आपको ये क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इफ़ कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकल मेथड से आप सोल्यूशन पता करिए। तो जो हमने किया था पहले वाले क्वेश्चन में, इक्वेशन हमें पहले निकालना था, फिर हमें उसे ग्राफिकली सॉल्व करना था, राइट। तो यहाँ पे मुझे पहले से ही दिया गया है इक्वेशन और मुझे क्या करना है, इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे पहले मैं पता करूँगी ये कंसिस्टेंट है या नहीं। देखो यहाँ पे
कंसिस्टेंसी पता करने के लिए मुझे क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। ये A1 A2 यानी 1/2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 5/10। तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे भी ये कट के 1/2 आया, यानी ये कोइंसिडेंट लाइन के इक्वेशंस हैं। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे अज्यूम करके जो निकाला था कोऑर्डिनेट्स, वो मुझे कोऑर्डिनेट्स भी सेम मिले। पहले मैंने ये वाले मेथड से पता किया ये कंसिस्टेंट है भी या नहीं। जब मुझे पता चला कि ये कोइंसिडेंट लाइन है यानी ये कंसिस्टेंट है, तो मैंने इसका जब अज्यूम किया कोऑर्डिनेट, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला ये कोऑर्डिनेट्स भी दोनों के दोनों सेम आए। देख रहे हो आप। फिर मैंने इसका ग्राफ बनाया। देखिए आप ग्राफ, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ही लाइन मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या क्या मिला था, 0,5 मिला था, आपको मिला था 1,4 और 2,3। दोनों लाइंस के लिए यही इक्वेशन है, और यही दोनों इक्वेशन के लिए यही लाइन है, और सबके कोऑर्डिनेट्स भी हमें सेम मिले थे। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, इसलिए आपको आंसर में क्या बताना है, इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन बिकॉज इट इज़ कोइंसिडेंट लाइन। अभी जो अगला क्वेश्चन है उसको देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए, पहले पता करिए कि ये जो इक्वेशन दिए गए हैं ये कंसिस्टेंट है या नहीं। कैसे पता करेंगे हम लोग, यहाँ पे A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। A1/A2, ठीक है, B1/B2 और C1/C2। तो क्या ये कट जाएगा, तो 1/3 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्या ये 1/2 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल। यानी ये पैरेलल लाइन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 विच इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये पैरेलल लाइन है, यानी ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है। ये इनकंसिस्टेंट है तभी मैं इसे ग्राफिकली सॉल्व करूँगी। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे इसे ग्राफिकली सॉल्व किया। यहाँ पे मैंने बड़ी मुश्किल से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। पहले वाले इक्वेशन के लिए ये रहे आपके कोऑर्डिनेट्स, आप इन्हें वीडियो स्टॉप करके समझिए। दूसरे वाले इक्वेशन के लिए ये रहे आपके कोऑर्डिनेट्स, वीडियो स्टॉप करके अब आप ये समझिए। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लॉट किया, और प्लॉट करने पे देखिए आप, मुझे एग्जैक्टली क्या मिला है, एक पैरेलल लाइन का जोड़ा मिला है। क्या मुझे कभी ये आपस में जुड़ते हुए दिखाई देंगे, कभी भी नहीं दिखाई देंगे जुड़ते हुए। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप देखिए, ये जो रेशियो आप पढ़ रहे हैं, ये आपको रेशियो सही आंसर देता है। अगर इसने बता दिया कि ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, पैरेलल लाइन का है, तो सच में आपको यहाँ पे पैरेलल लाइन मिल रहा है। तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन आपको अपने बुक में ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट है तो ही आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, ऐसा आपकी बुक में बताया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि सब क्वेश्चन नंबर 3 है। और देखिए यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिया गया है, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। पहले मैं उसे ऐसे कंडीशन में ले आती हूँ जो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, सॉल्व करने में अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ से c को इस तरफ ले जाती हूँ, इस तरफ ले जाती हूँ। अगर आप नहीं भी ले जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करूँगी कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, क्या ये मुझे सोल्यूशन निकाल के देगा या ये पैरेलल लाइन देगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, A1/A2 यानी 2/4, B1/B2 यानी 1/-2। अब देखिए मुझे यहाँ से मिलेगा 1/2 और यहाँ पे है 1/-2। ये ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, यानी ये कंसिस्टेंट है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये परफेक्ट है, ये मुझे सोल्यूशन देगा। अब मैं क्या करूँगी, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी। जिस तरीके से मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया है आपको कैसे अज्यूम करना है कोऑर्डिनेट्स, उसी तरीके से मैं यहाँ पे सबसे पहले x को 0 मान लूँगी, फिर 0 रख के y का वैल्यू निकालूंगी जो कि मुझे 6 मिला, फिर x को 1 मानूंगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और ये चला जाएगा इस तरफ, और 6 - 2 हो जाएगा 4। तो इस तरीके से मुझे 1,4 मिलेगा, और इसी तरीके से मुझे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। सिमिलरली ये वाले इक्वेशन के लिए भी मैं वही काम करूँगी। पहले मैंने यहाँ पे 1 अज्यूम किया,
फिर मैंने यहाँ पे 2 अज्यूम किया, फिर मैंने यहाँ पे 3 अज्यूम किया। तो इस तरीके से मुझे y के भी वैल्यूज़ मिले। अब मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूँगी ग्राफ में, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या प्लॉट किया, 0,6। 0 मतलब कि आपके x एक्सिस पे आना चाहिए, x एक्सिस 0। तो यहाँ पे मैंने ले लिया पॉइंट, लेकिन अब मुझे 6 चाहिए y एक्सिस पे, तो इसलिए मैं ऊपर जाऊँगी और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 6। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कोऑर्डिनेट्स को भी, थोड़ी देर पहले आप नहीं देख पा रहे थे। अगला जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो है 1,4। तो 1 मुझे चाहिए x एक्सिस पे, 4 चाहिए मुझे y एक्सिस पे। तो 1 ले लिया मैंने यहाँ पे x एक्सिस पे, और इसी के वर्टिकल अपवर्ड मुझे 4 चाहिए y एक्सिस पे। तो यहाँ पे आएगा मेरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने पॉइंट ले लिया 1,4, फिर ले लिया मैंने 2,2, जो कि आप देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, 1,0 अगले इक्वेशन के लिए। ये कौन से इक्वेशन के लिए था, पहले वाले इक्वेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 2x + y = 6। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, ये मैंने ऑलरेडी लिखा है, बट ये थोड़ा नीचे यहाँ पे लिखा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप देख पा रहे होगे, मैंने फिर से लिख दिया। अब देखिए जो दूसरा इक्वेशन है उसे भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ से जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं 1, 2, 3 ऊपर और 0, 2, 3 y एक्सिस पे, तो मैंने यहाँ पे उसे प्लॉट किया है और मुझे मिला ये वाला लाइन। ये वाला लाइन मिलते ही मुझे पता चल रहा है कि 2,2 पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और 2,2 क्या है, मेरे दोनों साइमल्टेनियस 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन का सल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करना है। ऑलरेडी ग्राफ पे प्लॉट करना और कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम करना हमने बहुत बार सीख लिया है, अब आपको आ चुका होगा। इस टाइप का एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, अब हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इक्वेशन है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो यहाँ पे पहले मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में इक्वेशन को पहले कन्वर्ट कर लिया, c को यहाँ पर भेज करके, और ये वाले इक्वेशन में भी c को मैंने यहाँ भेज दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहले से ही एक मैंने ग्राफ बनाया है, आप इस पर अभी ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको क्या दिमाग में रखना है, पहले आपको इस क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी समझनी है या नहीं। कैसे समझोगे, आपको रेशियो निकालना है। रेशियो क्या है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये है आपका A1, ये है आपका A2। ये A1/A2, B1/B2, B1/B2 = C1/C2। तो ये हो गया 1/2 कट होने के बाद। और क्या यहाँ पर भी 1/2 मिलेगा आपको, यस, क्योंकि ये माइनस माइनस तो कट जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, और ये इसके इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आएगा आपका 2/5। तो यहाँ पे आ गया A1/A2 = B1/B2, लेकिन इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये क्या है, पैरेलल लाइन है। तो क्या ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए आपको इसे ग्राफिकली सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था। लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाला है और निकाल करके आपके लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है। अब आप लाइन देख पा रहे हैं, पैरेलल लाइन बन के निकल के आया है। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना था ग्राफिकली, क्योंकि ये पैरेलल लाइन था। लेकिन आप समझ पाएँ कि ये पैरेलल लाइन है या नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप अपने बुक में अवॉइड कर सकते हैं ड्रॉ करना, या अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रैक्टिस बढ़े तो आप उसे बनाइए, ठीक है। अब हम लोग 5th क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, जो कि बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। 1 मिनट, मैं पेन ले लेती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का देखो कितना बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे बहुत सिंपली इन्होंने बताया हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमा स्टार्ट कर दिया इन्होंने और यहाँ पे कॉमा एंड कर दिया, यानी कि ये जो पहला वाला पार्ट है, इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ा गया है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज
36 मीटर। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाए इसलिए यहाँ पे बीच में इन्होंने इतना बड़ा सेंटेंस घुसा दिया ताकि आपको समझ में ही नहीं आए इतनी सिंपल बात। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है P, इसका हाफ क्या होगा डिवाइड बाई 2। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। ये आपका पहला चीज़ आपको बताया गया है। दूसरा चीज़ आपको क्या बताया गया है, हुज लेंथ इज़, यानी कि इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो इसके ब्रेथ से, यानी फॉर एग्जांपल ये इसका ब्रेथ है और इसका जो लेंथ है इसके ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। तो लेंथ इसका क्या है B+4, दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपको पेरीमीटर। तो आपको 2 इक्वेशन मिल गए ना। अब आपको L और B के फॉर्मेट में इसका इक्वेशन लिखना है और सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ पता करनी है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, 2L + B = 36। ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हाफ द पेरीमीटर बोला है ना, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है और अब जब उसका आधा करते हैं तब आपको 36 मिलता है। यानी कि 2 कट जाएगा और आपको मिलेगा L + B = 36। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे इक्वेशन में देखो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है आपका जो लेंथ है इट इज़ इक्वल टू ब्रेथ का 4 ज़्यादा, तो इट इज़ दिस। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल मेथड नहीं लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। आपको L की वैल्यू दी गई है B+4, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी पहले इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा L + B = 36। तो ये क्या है, B+4 + B = 36। ये हो जाएगा, लाइक टर्म को ऐड करने पे 2B + 4 = 36। ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 2B = 36 - 4 और यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2B = 32, B = 2 यहाँ से डिवाइड कर दो, यहाँ से भी डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ गया 16। तो आपको मिल गया आंसर। ये आ गया आपका ब्रेथ। आपको आपके लेंथ के बारे में पता है, लेंथ = ब्रेथ + 4। तो अरे दिख ही नहीं रहा है, 1 मिनट, सॉरी बच्चों मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा कट हो गया था। यहाँ पे देखो ब्रेथ मुझे मिल गया है 16 और यहाँ पे लेंथ मुझे मिल रहा है B+4। तो लेंथ कैसे मैं फाइंड आउट करूँगी, लेंथ = 16 + 4। तो लेंथ आ गया हमारा 20 और ब्रेथ आ गया हमारा 16। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे मीटर में दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे मीटर लगा दीजिए। आप लास्ट में क्या करिए, सेंटेंस भी लिख दीजिए, द स्टेटमेंट लिख दीजिए, डायमेंशन ऑफ गार्डन इज़ 20 मीटर लेंथ एंड 16 मीटर ब्रेथ। ठीक है, अब हम लोग 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन ये 2x + 3y - 8 = 0। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको अपने मन से कोई दूसरा इक्वेशन बताना है। पहला इक्वेशन जो आपको इस लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन दे, दूसरा जो पैरेलल लाइन दे, तीसरा जो कोइंसिडेंट लाइन दे। तो आप सोचोगे कि आप इक्वेशन कैसे पता कर सकते हैं, इतना तो आप मैथमेटिशियन नहीं हो कि आप इक्वेशन बता दे। तो मैं आपको बताऊं, आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन चुके हो, आपने जो अभी सीखा है इसके हेल्प से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि अगर आप ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन को आप सेटिस्फाई करते हो तो आप एक इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन बता सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ले लो आप 3x, यहाँ पे ले लो आप 2y और आपको चाहिए तो यहाँ पे 8 ही लिए रहो। ठीक है, क्यों ऐसा मैंने आपको बोला, क्योंकि आप जब यहाँ पे a1/a2 करोगे 2/3, जब यहाँ पे b1/b2 करोगे 3/2, ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं आने वाला है ना। तो आपको दूसरा इक्वेशन भी मिल गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। दुनिया का कोई भी आप ऐसा नंबर ले लो जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है,
तो वो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन ही देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। दूसरा हम लोग यहाँ पे इसका पैरेलल लाइन निकालेंगे। पैरेलल लाइन का क्या कंडीशन हमने सीखा था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। तो कैसे आप पता करोगे, यहाँ पे a1/a2 मुझे चाहिए, यानी कि 2 ऐसा कोई नंबर, यानी कि 2 ऐसा कोई नंबर विच इज़ इक्वल टू 3 दूसरा कोई नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये वाला x और y मत समझिए जो इस इक्वेशन में है, मैंने अपने दिमाग से लिया है कि मुझे ऐसा कोई नंबर चाहिए जो ये रेशियो बराबर दे। तो चलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर 4x और यहाँ पे लेती हूँ मैं 6y, तो जब मैं 2/4 करूँगी तो मुझे 1/2 मिलेगा। जब मैं 3/6 करूँगी तो भी मुझे 1/2 मिलेगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। साथ ही में अगर मैं फिर से यहाँ पे 8 ले लूँ तो मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। आपने क्या किया, यहाँ पे a1/a2 लिया 2/4, ठीक है। फिर आपने क्या लिया b1/b2 विच इज़ इक्वल टू 3/6, और आपने यहाँ पे ले लिया 8 -8/-8, क्योंकि मैंने यहाँ पे -8 ही लिया है। तो यहाँ पे आपको मिल गया 1, और यहाँ जो कि नहीं इक्वल है 1/2 और 1/2 के इक्वल। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये क्या है, पैरेलल लाइन। इस तरीके का कोई भी आप नंबर पता कर सकते हैं जो आपको पैरेलल लाइन देता है, मतलब कोई भी इक्वेशन आप पता कर सकते हैं। सिमिलरली आपको कौन सा कंडीशन फुलफिल करना है ताकि आप कोइंसिडेंट लाइन को पता कर सके, आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ये कंडीशन फुलफिल करना है। और आपका इक्वेशन क्या है, आपका इक्वेशन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगी कि मुझे रेशियो बराबर चाहिए ना, तो मैं रेशियो बराबर लेने के लिए एक काम करती हूँ, एक ही नंबर से ये सब लोगों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ और जो इक्वेशन मुझे नया मिलेगा मैं उसको लिख देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 पूरे इक्वेशन को, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। ये मेरा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 2/4 करूँगी a1/a2, 3/6 करूँगी और -8/-16 करूँगी। तो हर जगह मुझे 1/2 1/2 1/2 मिलेगा और ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि ये जो नया इक्वेशन है ये मुझे दे रहा है एक कोइंसिडेंट लाइन का पेयर, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक आखिरी क्वेश्चन जो पेंडिंग है, यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं और इन दोनों इक्वेशंस का आपको ग्राफ बनाना है, जैसे मैंने आपको अभी तक सिखाया। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला है एक ट्राइंगल मिलेगा आपको। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, एक लाइन आपको कुछ इस तरीके से मिला, एक लाइन आपको कुछ इस तरीके से मिला। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल में आपको इस ट्राइंगल का एरिया बताना है, ठीक है। ये ट्राइंगल का एरिया आप कैसे बताएंगे, वर्टाइसेस का यूज़ करके। वर्टाइसेस का यूज़ करके आपको मैं बताती हूँ, एक फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, जहाँ पे आप हाफ लेते हैं और वर्टाइसेस की मदद से एरिया निकालते हैं। तो वो वाला क्वेश्चन और वो वाला फॉर्मूला मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उसमें समय बहुत लगेगा। तो तब तक के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और साथ ही में वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में सॉल्व करके दिखाऊंगी। आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप ज़रूर मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके। साथ ही में वेट करते रहिए, मैं आपको ये सेपरेट मेथड, सेपरेट कॉन्सेप्ट अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और आई होप 3.1 एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया मेरे साथ में। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।